नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों में यदि ट्रैक्टर की बात की जाए तो इसका प्रयोग हमारे ज्यादातर किसान भाई करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले और प्रयोग के बाद वो इसके रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ट्रैक्टर में डीजल की अधिक खपत और जल्द खराब हो जाने की वजह से मरम्मत पर खर्च भी अधिक होता है। तो आप किस तरह से करें ट्रैक्टर की देखरेख, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर सतीश वर्मा। जैसा कि आज का विषय है ट्रैक्टर का सुरक्षित प्रचालन और देखभाल कैसे करें। ट्रैक्टर एक प्राइम मूवर है जिसके द्वारा कम गति और अधिक खिंचाव वाला, अधिक लोड वाला कार्य लिया जाता है। सबसे पहले इसके टायर के बारे में बताऊंगा। टायर घिसे नहीं, टायर के ऊपर जो लक्स हैं अथवा जो गुटके हैं वो बरकरार रहना चाहिए, नहीं तो रिवोल्डिंग करके और या नया टायर पीछे लगाना जरूरी है, अन्यथा जो है खिंचाव शक्ति का, ड्राफ्ट का नुकसान होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगले पहिए में ट्रैक्टर में हवा का जो दबाव है वो जो है ज़्यादा PSI होता है, अधिक रखा जाता है। पिछले पहिए में हवा का दबाव कम रखना चाहिए, क्योंकि हम जो खिंचाव वाला कार लेते हैं और ट्रैक्टर क्या चिपक के चलना चाहिए, जिससे हमको ड्राफ्ट ज़्यादा मिलेगा। डीजल की कुशल बचत के लिए मैं आपको उल्लेखित करना चाहूँगा कि डीजल की जो लाइन में यदि हवा आ जाती है तो हमारे चालक को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी चीज़ है, उस हवा को तत्काल निकालें। उसके बाद जो है प्राइमरी फ्यूल फिल्टर और सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट को समय समय पर 150 घंटे की ट्रैक्टर का जब प्रचालन हो जाए तो 150 घंटे के बाद बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डीजल के छन्ने हैं, डीजल की उचित देखभाल करते हैं। और इसके बाद लुब्रिकेशन प्रणाली में अपन डिप स्टिक से हमारा चालक जांच लेता है कितना जो है ऑयल संप में ऑयल भरा हुआ है। लगभग 20 से 25 लीटर ऑयल भरा जाता है। ऑयल संप जो है इंजन के नीचे रहता है, सबसे नीचे। डिप स्टिक खोलकर और डिप स्टिक में ऑयल का लेवल नाप लेते हैं और ऐसे ही 40 क्वालिटी का 40 नंबर ग्रेड का ऑयल जो है भरना चाहिए। और ये जो है अतिरिक्त हीट को निकालता है, लुब्रिकेशन करता है, घर्षण को कम करता है, इससे पुर्जे कम घिसते हैं। इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी आयु बढ़ जाती है और ट्रैक्टर कम बोर मांगता है। अगर जो है इंजन प्रणाली उचित रूप से कार्य नहीं करेगी, हमारा इंजन जल्दी ही नीला या सफ़ेद धुआं देगा। अगर जो है ट्रैक्टर का इंजन नीला अथवा सफ़ेद धुआं देता है, नीला धुआं दे रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि कंबशन चैम्बर में डीजल जा रहा है। अगर सफ़ेद धुआं दे रहा है तो कहीं ना कहीं पानी उसमें से वाटर की मात्रा है, उसको सही रूप से चेक करें। पिस्टन की सफाई कराएं और पिस्टन पिन, ऑयल पिन इनको बदलें। विद्युतीय प्रणाली की देखभाल समय समय पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी का जो सिस्टम जो रहता है, बैटरी में केमिकल के रूप में नमक वाला तेजाब भरा जाता है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व है 1.28 होना चाहिए, जिसको हम निकलसन हाइड्रोमीटर द्वारा मापते हैं। अगर ये देखरेख हमारा किसान भाई उचित रूप से जो करता है तो निश्चित रूप से ट्रैक्टर की आयु बढ़ जाती है और उसे खेती में ये बहुत लाभ पहुँचाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। घटते हुए भूमिगत जल स्तर और वर्षा की अनियमितता के चलते प्रदेश में जल संकट गहराता जा रहा है। इसलिए किसानों को पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की कार्यविधि, उपयोगिता और इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में, जिसकी जानकारी दे रही है एक विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। आज आपके सामने सिंचाई की पद्धतियों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ और उसमें से ये बताना चाहती हूँ कि कौन सी सिंचाई पद्धति अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल दिन प्रतिदिन पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है और हमारी फसल में जितना हमें पानी देना चाहिए उतना पानी हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इस तरह से किसान भाई अधिक लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले परंपरागत कृषि में किसान भाई फ्लड इरीगेशन, चेक बेसिन मेथड, फरो मेथड के द्वारा सिंचाई करते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कई किसान भाई ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन
जिनको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, इन पद्धतियों का भी उपयोग कर रहे हैं। और इन पद्धतियों के कई फ़ायदे हैं जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहूँगी। ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं। इसमें मतलब इसका मतलब है कि बूंद बूंद करके पानी देना फसल में। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो ये पद्धति इजराइल द्वारा विकसित की गई है और ये बलुई मिट्टी या यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है उस मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पद्धति से सिंचाई करने से करीब हमारे 50 से 70% तक जल की बचत की जा सकती है। ये पद्धति यहाँ पर फसल हमने काफ़ी दूरी पे बोई है, पेड़ पौधों जहाँ पर हमारा बागान है या हम सब्जियाँ उगा रहे हैं, उन फसलों में ये विधि तो काफ़ी उपयोगी है। और इस विधि का उपयोग करके हम फल बागानों में या सब्जियों में इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कई किसान भाई पद्धति के द्वारा उर्वरक भी ज़मीन में दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। सिंचाई के साथ उर्वरक देने की क्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे उर्वरक देते हैं अपनी खड़ी फसल में तो उर्वरक की मात्रा ज़्यादा जाती है। अगर हम सिंचाई के द्वारा पानी के साथ अगर उर्वरक देंगे तो पानी सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में पहुँचेगा, इससे हमारी उर्वरक की बचत होती है। आजकल कई किसान भाई इसके के साथ हम कीटनाशी भी दे रहे हैं। अगर हमारी ज़मीन में दीमक की समस्या है या कोई ऐसी बीमारी है, जड़गलन बीमारी है, तो दवाइयाँ भी इसके द्वारा पहुँचा रहे हैं। तो इससे भी हमारे सीधे ज़मीन की जो बीमारियाँ हैं उससे भी पूरा अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल में जो खरपतवार आ रहे हैं वो भी कम आते हैं। तो इस पद्धति का उपयोग करके हम अपने लेबर की बचत भी कर सकते हैं। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE द्वारा PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरक व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती है। किसान भाई, मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप ड्रिप इरिगेशन उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या देखभाल, क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आप पहले किसान भाई अगर जहाँ ड्रिप कर रहे हैं तो किसान भाई ये देख लें कि हमने ड्रिप लगाई है तो उसका जो छेद है वो प्रत्येक पौधे तक जा रहा है। कहीं उसमें पाइप में कहीं छेद बंद तो नहीं है, या पाइप कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है, या पाइप कहीं से मुड़ी तो नहीं है। इस बात का ध्यान किसान भाई रखें कि प्रत्येक पौधे में पानी पहुँच रहा है। किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हमारा अंतिम छोर खोलकर पानी 1-2 मिनट यहाँ से बाहर निकलने दें, उसके बाद ही पानी दें। इसमें क्या होता है, इमिटर्स होते हैं जिसको जो साफ द्वार कहते हैं। ये अगर हमारे पानी की में लवण ज़्यादा है तो अगर हम ध्यान नहीं दें तो ये इमिटर्स बंद हो जाते हैं, जिससे पानी प्रत्येक पौधे तक नहीं पहुंचता। तो किसान भाई जब भी अपनी फसल में ड्रिप का पाइप लगाएं तो ये ध्यान दे लें कि हमारे पाइप के जो छेद हैं वो बंद तो नहीं हो गए हैं, उनको ठीक प्रकार से साफ कर लें तो पूरे पौधे में पानी जा सकता है। और कई बार किसान भाई अपने ड्रिपर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो चूहे हैं या रोडेंट्स हैं वो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, पाइप को काट देते हैं। तो किसान भाई जब भी हमारी फसल में पानी नहीं देना हो तो उस पाइप को एक तरफ अच्छी जगह पर रखें, जिससे अपने पाइप को नुकसान ना हो। किसान भाई, हमारे राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या मोबाइल रेनगन इरिगेशन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई विशेष वर्ग के लिए ये योजना नहीं है, समस्त किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अपने ज़िले के या अपने ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि अधिकारी से मिलना होगा। और इसके लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, फॉर्म वगैरह भरना होगा, उसके बाद हम इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसान भाई ड्रिप इरिगेशन के लिए 80% या 40,000 रुपये जो भी राशि हो वो अनुदान के रूप में दी जाती है। अगर ये लेना चाहते हैं, ये सिंचाई प्रणाली अपनाना चाहते हैं तो अपने निकटतम कृषि विस्तार केंद्र KVK या अपने जो भी ज़िले के ग्राम सेवक हैं उनसे मिलके इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। वर्षा नहीं होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान खरीफ फसलें एवं सोयाबीन अन्य पककर तैयार फसलों की कटाई कर सुरक्षित एवं हवादार स्थान पर रखें। आगामी दिनों में हल्की वर्षा को देखते हुए अभी किसान रबी फसलों की व्यवस्था करें तथा बोनी न करें। रबी फसलों की बोनी हेतु उन्नत बीज, खाद एवं उर्वरकों की व्यवस्था करके रखें। गेहूं की खेती करने वाले किसान पूर्ण सिंचित किस्में जैसे GSW 1203, GSW 1215, HI 8759, HI 1544, जिन किसानों के पास 1 से 2 सिंचाई की व्यवस्था है वे गेहूं की JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531 और असिंचित अवस्था में किसान गेहूं की JW 3288, JW 3173 आदि किस्मों की बोनी कर सकते हैं। इसी प्रकार चने की उन्नत किस्में BRG 202, JG 130, JG 11, JG 16, जाकी 9218 तथा काबुली चने के लिए काकटू और JG के 1 आदि किस्मों की व्यवस्था कर लें। मसूर की उन्नत किस्मों के लिए RVL 31, JL 2 आदि किस्मों के बीज की व्यवस्था कर बुआई करें। शरतकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय है। इसके लिए उन्नत किस्में COJN 86-512, COJN 86-141 किस्मों की बोनी करें। चना एवं मसूर की बोनी के पूर्व बीजों को फफूंदनाशक दवा थाइराम 1.5 ग्राम एवं कार्बनडाजिम 1.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद जैव उर्वरक राइजोबियम एवं PSB कल्चर से बीज को उपचारित करें। फलदार पौधों को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर के साथ मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फल वृक्षों को कैंकर रोग से बचाने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन दवा का छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है वे अगेती मटर में अर्केल एवं आलू की बुआई 10 से 15 अक्टूबर तक कर लें। आलू के कंदों को बुआई से पूर्व डाइथेन M45 फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उपचारित करें और इसके बाद बोनी करें। गोभी वर्गीय सब्जियां, मिर्च, बैगन एवं टमाटर आदि की तैयार पौध की खेत में रुपाई करें। लहसुन की बोनी कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्म G282, G323, G31, G41, G386 का उपयोग करें। लहसुन की बुआई 15 से 20 अक्टूबर तक कर लें। प्याज की उन्नत किस्म AML, RAFDR आदि की नर्सरी तैयार करें। जो किसान भाई गेंदा की खेती करना चाहते हैं वे पूसा नारंगी किस्म की नर्सरी तैयार कर और तैयार नर्सरी की पौध रोपाई कर सकते हैं। मुर्गी के चूजों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए F1 या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगवाएं। पशुओं में थनैला रोग से बचाव के लिए दूध दोहन से पूर्व एवं बाद में 1% पोटेशियम परमैंगनेट दवा से थनों को अच्छी तरह से धोएं। गाय में माता रोग का टीका लगवाएं तथा पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका रोग का टीका लगवाएं। साथ ही कृमिनाशक दवा पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला इंदौर की नैना पांडे ने।
आप घर के आसपास खाली पड़ी जगह में गृह वाटिका लगाने के बारे में जानकारी चाहती हैं, तो नैना जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपको स्वास्थ्य ही संपदा है इसके संबंध में कि हम कैसे घर पर कुछ सब्जियां उगा सकते हैं और उन सब्जियों का प्रयोग हम घर के लिए कर सकते हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। देखिए बहनों कि हर मौसम में हम सब्जियों का प्रयोग करते हैं और ये सब्जियां हम अपने घर के आसपास जो खाली जगह बची हुई है उसमें उगा सकते हैं। अगर आपके पास खाली जगह नहीं है तो घर में खाली डिब्बे, गमले, इनमें भी कुछ तरह के पौध जैसे टमाटर, बैंगन इस तरह के हम लगा सकते हैं ताकि हम ताज़ी सब्जियां अपने परिवार को दे सकें। तो किचन गार्डनिंग का यही कारण होता है कि हम एक तो ताज़ा सब्जियों का प्रयोग करें और दूसरा हम पैसे की भी बचत कर सकें कि बाज़ार से हम जो सब्जियां लेके आते हैं उनमें ज़्यादा पैसे दे के आते हैं और उनमें सड़ी गली भी होती हैं, बैक्टीरिया भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और घर पर अगर हम किचन गार्डनिंग अपनाते हैं तो उसमें हम बिना पेस्टिसाइड वाली ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं जिससे कि हम अपने परिवार को एक सुरक्षा दे सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें। छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की सुविधा हो, वहां पर किचन एवं टेरेस गार्डन बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों एवं फलों का उत्पादन देते हैं। इस समय जैसे कि इस मौसम में हम बैंगन, टमाटर, भिंडी, लौकी और कुछ फलदार जैसे पौधे भी सब्जियों के बीच में लगानी चाहिए, जैसे नींबू है, बेर है। इससे क्या है कि एक तो सब्जियां जो हमारी हैं वो ज़्यादा अच्छे से उगती हैं, दूसरा जब हमने फलदार पौधा लगा लिया तो उसकी देखभाल करते करते उसके आसपास हम कुछ सब्जियां लगाते रहेंगे ताकि उसी पानी को हम सब्जी उगाने में काम में ले सकें। इसके अलावा रसोई में काम में आने वाला जो पानी है, रसोई में बर्तन धोने का पानी है, जो सब्जियां धोने का पानी है, उस पानी की इस तरह से नाली या व्यवस्था बना के हम उस पानी को सब्जियों में डालने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए काम में ले सकते हैं, जिससे जल संरक्षण के सिद्धांत को भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सब्जियां उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ऐसे खेत से लाके मिट्टी वहां डालनी चाहिए जो कि अच्छी उपजाऊ हो। और मिट्टी की तैयारी करने के बाद हमें ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक खाद आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बाज़ार से आप ला सकते हैं, नहीं तो आपके घर पे जो गोबर की खाद है उसी को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देखरेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे का प्रकार एवं आकार तथा कंटेनरों के आकार पर निर्भर करता है। फल सब्जियों में सहारा देने की आवश्यकता पौधे के विकास की अवस्था एवं पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि पौधे लता वर्गीय कुल के हैं तो उनको सहारा देने की जरूरत होती है, जैसे लौकी, करेला। सेम स्टैकिंग के द्वारा पंडाल प्रणाली पर इनको फैलाना चाहिए। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च को पौधारोपण के 2 महीने बाद स्टैकिंग करने की जरूरत होती है। और इसके बाद अगर सब्जियों में कुछ कीट आते हैं तो उसके लिए आप नीम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीम के पत्तों को रात भर पानी में भिगो दिया या उबाल के ठंडा कर लिया, छान के फिर उस पानी का छिड़काव सब्जियों पे करने से कीटों से थोड़ी राहत मिल जाती है, जिसमें हमको किसी दवाई का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर सब्जियों में कोई रोग दिखाई देता है, जैसे सब्जियां बन नहीं रही हैं, सिकुड़नी शुरू हो गई हैं, पौधे के पत्ते गिर रहे हैं, इस तरह की कुछ रोग वाली अगर समस्याएं दिखाई दे रही हैं तो हम घर पर ही जो लहसुन काम में लेते हैं खाना पकाने में, उस लहसुन के सत को बनाकर उसको 10 ml सत को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल का हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि अगर सब्जियों में कोई रोग लगते हैं तो उससे हम राहत पा सकते हैं। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर फल सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं।
तथा पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर करना चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तुड़ाई पूरे आकार धारण कर लें, लेकिन कोमल रहें तब उसकी तुड़ाई करना चाहिए। इस तरह से हम इन सब्जियों को, जैसे अपने खाली जगह में सब्जियों को उगाकर अपने परिवार को ताज़ा फ्रेश जो सब्जियां हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ सब्जियां बच जाती हैं उपभोग करने के बाद, खाने के बाद, तो उनका हम मूल्य संवर्धित उत्पाद भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने टमाटर उगाया है तो उसका जैम, स्क्वैश और या फिर उसके कुछ सॉस, इस तरह के कुछ उत्पाद बना सकते हैं। अगर आपने मिर्ची उगाई है तो बची हुई मिर्ची का आप अचार बना सकते हैं। तो एक पंथ दो काज आप कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में अचार भी बन जाएगा, कुछ दूसरे उत्पाद भी बन जाएंगे और ताज़ा सब्जियां भी हम काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।